स्टूडेंट अभी हम आगे सीरीज पढ़ा रहे थे, जो मेरा जहांगीर के आगे वाला सीरीज था, जिसमें कि हम पूरा डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। सलीम जहांगीर के बाद जो राजा बनते हैं, उनके विषय में कहीं ना कहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सलीम जहांगीर के पूरा कहानी बता रहे थे कि सलीम जहांगीर ने कितना शादी करा, उनकी किस किस पत्नी से कौन कौन बच्चे लोग हुए, और कौन कौन सब बच्चा राजा बनना चाहते थे। आपको हम बताए थे कि जहांगीर का जो एज है वो ऑलमोस्ट 37 to 38 एज था उस वक्त जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं। और चूंकि इतना एज हो गया था तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, वो भी चाहता था राजा बनने के लिए, चूंकि उसका भी लगभग 22 से 23 साल एज था। तो खुसरो का भी क्या मन था, राजा बनने का। और दूसरा चीज, जहांगीर का भी एज कितना था, जहांगीर का एज लगभग 37 to 38 लगभग एज था जब वह राजा बना था। तो खुसरो को लगता था क्यों ना हम जहांगीर को मार दें, और मतलब खुसरो जो उसका बेटा था जहांगीर का, खुसरो चाहता था कि हम क्यों ना जहांगीर का हत्या कर दें, और या फिर जहांगीर राजा ना बने हम बने, किसी तरह उसको मारना ही चाहता था जहांगीर को। तो फिर खुसरो का आंख वाँख निकलवा के उसको जेल में बंद कर देता है। फिर खुसरो का एक और भाई रहता है उससे छोटा, जिसका नाम खुर्रम रहता है। वो दूसरी वाइफ से होता है, मतलब जो 4-5 वाइफ होती है शाहजहाँ, जहांगीर की 4-5 पत्नियां होती, सब में से एक एक बेटा जन्म होता है, सब में से एक एक बेटा, ठीक। तो सबसे पहले जिनके साथ शादी हुआ तो उनसे क्या होता है, खुसरो होता है। तो खुसरो कहीं ना कहीं मतलब बहुत विद्रोह करता है। जब वह 22 की उम्र में था तो उसके जो दादाजी थे अकबर, उनकी डेथ हुई थी 1605 ईस्वी में। तो 1605 में लगभग डेथ हो गई थी, तो 1606 में बड़ा विद्रोही के रूप में उभर के आता है खुसरो। जब बहुत ज़्यादा विद्रोह करता है, आपको इससे पहले बताए थे कि वह अर्जुन देव के सिख गुरु, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास जाके आशीर्वाद लेने पहुंच जाता है खुसरो, कि हमें आप आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, शक्ति दीजिए कि हम अपने पिताश्री के अगेंस्ट युद्ध लड़ें और उनको हराने में सफल हों। और वो सिख गुरु भी कैसे थे कि वो भी आशीर्वाद दे देते हैं कि ठीक है, कि आप आराम से युद्ध लड़िए अपने पिता से ही, और आप सफलता हासिल करिए। इस बात से बहुत गुस्सा में आ गए थे कौन, जहांगीर। जहांगीर को लगा कि कैसा वो सिख गुरु है, मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है। तो जहांगीर ने उस सिख गुरु से मतलब बहुत ज़्यादा उनको टैक्स मांग लिए कहीं ना कहीं। मतलब उनको लगा कि आप मेरे ही साम्राज्य के अंदर हैं और आप मेरे बच्चे को गलत संस्कार दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जुर्माना देने से मना कर दिया जो सिख गुरु थे। तो सिख गुरु की भी फांसी लगवा के मतलब हत्या करवा दी गई, फांसी दे दिया गया सिख गुरु को सजा में। और इधर खुसरो का आंख वाँख निकलवा लिया गया, फिर जेल में बंद कर दिया गया। फिर जेल में जिंदा तो था, ये आंख भले निकल गया था लेकिन जेल में तो बंद था। तो इसका जो भाई था खुर्रम, जिस जो बाद में चल करके शाहजहां बनता है, उसको लगने लगा कि ये खुसरो भैया अभी भी जिंदा है, और कल के डेट में जब मेरे पिता जहांगीर की मृत्यु होगी तो सब लोग मिल करके खुसरो को जान के राजा बना देंगे, और फिर हम मुंह देखते ही रह जाएंगे। खुर्रम के मन में ये सब चलने लगा। तो खुर्रम कुछ कैदी वैदी के मदद से ही जेल में जा करके गला चीप करके खुसरो को मार दिए। और फिर खुर्रम को जो डर था, जो बड़ा भैया राजा बनेंगे, खुसरो राजा बन जाएगा, ये डर समाप्त हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर पर खुर्रम खुद था। और खुर्रम निश्चिंत हो गया कि अब नेक्स्ट राजा हम ही बनेंगे। इससे पहले आपको एक चीज और बताए थे कि दक्षिण विजय जब किए थे खुर्रम, तो उनको शाहजहां की उपाधि दे दिया गया था। किनके द्वारा, सलीम जहांगीर उसे शाहजहां की उपाधि दे दिए थे। अहमदनगर वाला जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में, वहाँ एक प्रमुख नगर था। तो वहाँ का जो वाजिर था, मतलब वाजिर कह लीजिए आप, मंत्री लेवल का ही पद है वाजिर। वो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था। उसका नाम मालिक अंबर, क्या नाम था, दक्षिण भारत का था वो वाजिर, और बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर था। दक्षिण भारत में अहमदनगर का एक क्षेत्र था, अहमदनगर। अभी भी अहमदनगर है दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। वो अहमदनगर पे एक प्रमुख नगर उसको माना जाता था। और वहाँ पे एक वाजिर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हुआ करता था, मालिक अंबर।
मालिक अंबर मुगल के साथ कई अभियान लड़ा, लेकिन मालिक अंबर हार माना ही नहीं। मतलब दक्षिण भारत का ही था मालिक अंबर, कई अभियान मुगल के साथ लड़ गया, लेकिन ये हार मानने वाला में से नहीं था। और कई बार मुगल को ही पराजित कर दिया ये मालिक अंबर। ये मालिक अंबर दक्षिण भारत में ना एकदम समझ लीजिए कि वहाँ एकदम इलाका पर ये पकड़ बनाया था कि ग्रिप में था पूरा। मतलब समझिए कि दक्षिण भारत को अपने मुट्ठी में पकड़ के रख लिया था ये कौन, मालिक अंबर। और मालिक अंबर से मुगल भी कई बार हार गया था युद्ध मैदान में। तो मुगल को भी डर हो गया कि भाई ये मालिक अंबर कहीं ये हमको हरा करके पूरा भारत ना गद्दी खुद पूरा भारत पे राज ना करना पड़े। ये मालिक अंबर से मुगल भी डरने लगा। कई बार मुगल ही पराजित हो गया। आपको हम रिपीट कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिक अंबर जो था दक्षिण भारत में अहमदनगर का राजा, मालिक अंबर दक्षिण भारत का अहमदनगर का राजा, इसे कई बार मालिक अंबर जो था, कई बार मालिक अंबर से मुगल ही पराजित हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस खुर्रम की वीरता देख जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी, क्योंकि ये जो खुर्रम नाम का लड़का था, जहांगीर का बेटा जिसका नाम शाहजहां पड़ा है बाद में, इसने ही मालिक अंबर को हरा दिया। ठीक, मालिक अंबर को दक्षिण भारत से उखाड़ फेंका कौन, खुर्रम। इसी कारण से खुशी खुशी इसे शाहजहां की उपाधि मिल गई थी। जहांगीर ने इसे बड़ा खुशी से उपाधि दिए थे शाहजहां की। इसका लेकिन एक्चुअल नेम शाहजहां का क्या था, खुर्रम ही था। और अब हम जहांगीर, जहांगीर का शासन जो है ना, आप मतलब पढ़े तो जहांगीर का जो शासन काल था, एक महत्वपूर्ण घटना उसमें हुआ था, मेवाड़ विजय। अकबर के जीते जी मेवाड़ विजय तो हुआ नहीं था। मेवाड़ जो था चित्तौड़, पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में, मेवाड़ और चित्तौड़ विजय, वो अकबर कभी नहीं जीत पाए अपने जीवन काल में। पूरा लाइफ टाइम तक अकबर चित्तौड़ क्षेत्र पे शासन नहीं कर पाए थे। हाँ, शासन करने चित्तौड़ पे मिला, बस थोड़ा मोड़ा समय के लिए मिलता था, फिर महाराणा प्रताप उसे हथिया लेते थे। तो अकबर के शासन काल में स्वतंत्र रूप से वह कभी भी चित्तौड़ और मेवाड़ वाला क्षेत्र, हल्दी घाटी लीजिए ना, हल्दी घाटी वाला जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र कभी भी स्वतंत्र रूप से मुगल का नहीं हुआ था। किसके समय में, अकबर के समय में। और इस बात का अफसोस अकबर को जीवन भर के लिए था कि भाई ये जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, ये जीत ही नहीं पाया वो पूरा लाइफ। मतलब जीता लेकिन तुरंत छीन लेता था महाराणा प्रताप। तो स्वतंत्र रूप से कभी इसे जीत नहीं पाया और कभी स्वतंत्र रूप से इस पे शासन नहीं कर पाया। ये लगभग टोटल मेवाड़ का ही क्षेत्र था और वहां पर महाराणा प्रताप शासन करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है, दूसरी ओर अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जहांगीर शासक जब बन के आता है ना, तो जहांगीर को पता लगता है कि मेवाड़ जो है वह बहुत ही मजबूत है। इसलिए ये राजा बनने के साथ ही मेवाड़ राज्य में अपना सेना को भेजने लगता है। कौन, अपना सेना को कौन भेजने लगता है, सलीम जहांगीर। क्योंकि सलीम जहांगीर को पता था जो काम मेरे पिताश्री नहीं कर पाए, शायद वह काम को हम करके एक अलग इतिहास कायम करेंगे अपने जीवन काल में। ठीक ना, यही बात कौन सोचता था, सलीम जहांगीर। क्योंकि अकबर तो कभी भी स्वतंत्र रूप से हल्दी घाटी वाला जो क्षेत्र था, चित्तौड़ मेवाड़ वाला क्षेत्र, जिसमें महाराणा प्रताप का कब्जा था, स्वतंत्र रूप से उसे कभी भी अकबर नहीं जीत पाए। लेकिन जब उसकी उधर उधर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप का जो पुत्र अमर सिंह था वो शासक बनता है, इधर अकबर की भी मृत्यु हो जाती है और फिर नया शासक सलीम जहांगीर आता है। तो तब सलीम जहांगीर को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप हम मेवाड़ वाला क्षेत्र पे आक्रमण करें और जीत हासिल करने का प्रयास करें। तो वह अपना सेना भेजता है वहां पे। तो अमर सिंह के पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन, क्योंकि अब अमर सिंह राजा बन गया था, तो अधिकांश राजाएं की तरह वह अधीनता स्वीकार कर ले, या अपने महान तेजस्वी पिता की तरह वह जमकर सामना करे। और दो ऑप्शन था। पहला चीज, अधीनता को स्वीकार कर ले अकबर के, मतलब जहांगीर के सामने। अब जहांगीर आ गया था, या तो अधीनता को स्वीकार कर ले कि भाई ठीक है जहांगीर, अब पूरा मेरा जो मेवाड़ हल्दी घाटी वाला क्षेत्र है ये तुम्हारा हुआ और हम लोग सब तुम्हारे अंदर आ गए,
तुम हमें सैलरी वेतन देना, हम तुम्हें टैक्स देंगे असूल करके। ये वाला अधीनता वाला काम, तो ये काम कर ले। और नहीं तो दूसरा, अपने महान तेजस्वी पिता के तरह हुआ जमकर सामना करे, क्योंकि महाराणा प्रताप कभी हार नहीं माने। 7 फुट के लंबा व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, बिना चप्पल के चलते थे, उसमें कोई चरण पादुका नहीं पहनते थे। जंगल में सोना, कंद मूल खाना, जो जमीन में गड़ा हुआ फल है, और एकदम आदिवासी की तरह जीवन को व्यतीत करना। कोई मतलब पारिवारिक जीवन की तरह वो नहीं जीते थे। 80 80 किलो का वह गला में कवच पहनते थे। समझ लीजिए 80 80 किलो का, आप तो 50 किलो उठा के नहीं घूम पाएंगे, इतना ताकतवर थे महाराणा प्रताप। लेकिन जब उसका बेटा अमर सिंह आते हैं, तो या तो वह अधिकांश राजाएं की तरह अपना अधीनता स्वीकार कर लें, या फिर महान तेजस्वी पिता की तरह जमकर सामना करें। और अमर सिंह जो एक्शन लिया वो सुनिए। अमर सिंह अपने वीर पिता की भांति जहांगीर से युद्ध चुनौती करने का फैसला ले लिया। बोला नहीं नहीं, हम जहांगीर से लड़ेंगे, क्योंकि मेरा खानदान जो है ना शुरू से लड़ा और जीतते आया ये मुगलिया से, ये मुगलिया को हम ऐसे दमोच लेंगे। कौन बोला? अमर सिंह। अमर सिंह को घमंड भी था कि मेरा खानदान जो है ना वो मुगल को ऐसे गर्दन मचोड़ के रखा है, तो हम काहे झुकेंगे इसके सामने। सीधे बोला कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे, पिता मर गए हैं तो इसका मतलब क्या, हम तुमको छोड़ देंगे, ऐसे ये बोला। तो जहांगीर बोला ठीक है भाई, जब तुमको युद्ध ही लड़ना है तो लड़ो, क्योंकि युद्ध को लड़ के बर्बाद होना है तो हो अच्छे से। अमर सिंह युद्ध ही स्वीकार कर लेता है, और शुरुआती लड़ाई में अमर सिंह ने कई बार जहांगीर को ही पराजित कर दिया। जहांगीर को हवों लगने दे रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं फुल कॉन्फिडेंस में था अमर सिंह, हवों लगने दे रहा था जहांगीर को शुरुआती लड़ाई में। और दूसरी ओर विद्रोह किया जा रहा था खुसरो के तरफ से, क्योंकि खुसरो एक तरफ से ना जहांगीर को पागल कह ले था कि भाई, मतलब खुसरो बोल रहा था अब हटिया, अब हम राज करेंगे। खुसरो के दिमाग में अलगे लेवल का कीड़ा काट लिया था। जहांगीर को अलगे लेवल का टेंशन था कि हमको जीतना है हल्दी घाटी वाला क्षेत्र, महाराणा प्रताप वाला जो क्षेत्र है, मेवाड़ वाला क्षेत्र, वो जीतना है। खुसरो के मन में अलग लेवल का कीड़ा काट लिया था। वो अपने पिता से बदला के आग में उबल रहा था और राजा बनने के लिए मर रहा था। कौन? खुसरो। तो देखिए ये अलग ही लेवल का विद्रोह कर रहा था। इसको हल्का सा भी टेंशन नहीं था, जो इसका पापा है वो अलग लेवल का युद्ध लड़ रहा है, वो भी अमर सिंह जैसे महान राजा से, वो महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह से। खुसरो को ये सब टेंशन नहीं सता रहा था। खुसरो को अपने स्वार्थ, 22 साल का लड़का, उसके मन में बस एक बात घूम रहा था, कैसे हमको गद्दी प्राप्त हो जाए, कैसे हम सलीम जहांगीर को सल्टा दें। देखिए इसलिए ही लड़ना चाह रहा था। तो खुसरो के भी विद्रोह से बड़ा परेशान कौन? सलीम जहांगीर। दूसरा और महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह से लड़ाई कर रहा था, तो उधर से भी परेशान। ये जो जहांगीर के विरुद्ध जो खुसरो ने बहुत परेशान कर दिया जहांगीर को, है ना, कंसंट्रेट रहने दे ही नहीं रहा था इस सलीम जहांगीर को। कौन? खुसरो बार बार विद्रोह कर रहा था, और विद्रोह के दबाने के क्रम में जहांगीर ने कई बार अपने सेना को वहां से बुलाकर खुसरो के खिलाफ लगा देता था। बोलता था जाओ न उधर, खुसरो पागल कैले है, तुम छोड़ो अभी इधर अमर सिंह का युद्ध उद्ध छोड़ो, हमको नहीं जीतना है, पहले जाके मेरा बेटा को लतियाओ जा करके, मेरा बेटा अलगे लेवल का चुट्टी काट रहा है इधर ना। पागल कर दिया। इसको सपोर्ट करना चाहिए कि चलिए पिता इनके इतना बड़े राज्य को जीतने वाले हैं, हल्दी घाटी वाला क्षेत्र अमर सिंह से, आई अलगे चुट्टी काट रहा है इधर। तो जो सेना है, जो सेना लगा हुआ था किधर, सेना अमर सिंह को हराने में लगा हुआ था। कुछ सेना का टुकड़ियों वहां से उठा करके खुसरो को लतियाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि खुसरो को अगर नहीं भेजेगा सेना कुछ टुकड़ी लेकर के, तो खुसरो ही इसको काट वाट के मार देगा। किसको? सलीम जहांगीर को। खुसरो ही बहुत शुरू में परेशान कर दिया था। तो फाइनली एक समय ऐसा आता है, मतलब समझ लो कि जहांगीर अपने पुत्र जो है खुर्रम, जो इसका पुत्र था अर्थात शाहजहां, को मेवाड़ के खिलाफ अभियान पे भेज देता है। बोलता है ये सुनो सुनो, हमको ना परेशान कर दिया है। खुर्रम एक काम करो बेटा, तुम तो मेरा बेटा है, ये खुसरो तो लगवे नहीं करता मेरा बेटा है, ये खुसरो हम ही को चुट्टी काटने में लगल है। खुर्रम को बोला तुम ही जाओ और क्या करो भाई, तुम लड़ो। किससे? उधर अमर सिंह से तुम भिड़ जाओ। कहे खुर्रम बोला ठीक है पापा, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे।
खुर्रम उतना बात-वात काटता नहीं था। खुर्रम को पता था कि हमको पापा बहुत मानते हैं, मतलब सलीम जहांगीर इसको मानता है, तो खुर्रम को बोला ठीक है, हम ही जाकर के युद्ध देखते हैं, आप तब तक मेरे बड़े भाई को यहाँ सँभालिए, पगला गया है ये लड़का यहाँ पे राजा बनने के चक्कर में। सही में खुसरो हमको भी भाई पागल लग रहा है कि पिता उतना बड़ा अभियान लड़ रहा है जो उसका खानदान नहीं जीत रहा है। इसको दिमाग में कीड़ा काट लिया है कि हम ही को राजा बनना है। कैसा था ये खुसरो, एकदम पापी, मतलब पूरे खानदान में जन्म ले लिया था। इसके दिमाग में अलग लेवल का कीड़ा काट लिया है कि हमको राजा बनना। अरे भाई राजा तो तुम बनोगे ही खुसरो, इसमें दिक्कत क्या है, मरने तो दो जहांगीर को। लेकिन ये अभी ही मतलब मारने के उपाय लगा रहा है। जहांगीर को अलग टेंशन है, खुसरो को अलग लेवल का टेंशन हो रहा है दिमाग में, है ना। तब जाकर के खुर्रम बोला ठीक है पापा, हम जा करके अमर सिंह से युद्ध लड़ते हैं, आप तक तक ये खुसरो को देखिए, नहीं तो ये पागल लड़का कुछ ना कुछ तो करिए देगा। आप उधर बिजी रहिएगा, इधर कुछ जरूर कांड कर देगा। तो खुर्रम चला गया बेचारा युद्ध लड़ने, मेवाड़ के खिलाफ अभियान लड़ने के लिए चला गया। यह घटना कब 1613 ईस्वी की है, क्योंकि जहांगीर जो था वो इधर संभालने लगा, और फिर इधर संभालने के बाद जहांगीर चला गया घूमने के लिए एक जगह, क्योंकि जहांगीर ना वो चाहता था एक्सप्लोर करना थोड़ा भारत को, तो अजमेर वाला क्षेत्र घूमने गया था। और उसका पुत्र कहाँ चला गया था, मेवाड़ के अभियान में, मतलब खुर्रम मेवाड़ वाला अभियान में चला गया था। और शाहजहां जो था वह जा करके काफी फसल नष्ट करवा दिया। शाहजहां के पास देखिए कितना दिमाग था कि शाहजहां जो है वह मेवाड़ वाला क्षेत्र का जो भी फसल तसल था, बोला नोचो इस सब फसल को, ये सब टैक्स वैक्स देता नहीं, सब फसल को नोचो, एकदम बर्बाद करा दिया और फसल को जलाने तक पहुंचा दिया। तो किसान जो था, किसान को पूरा धमका दिया इस शाहजहां जा करके, पूरा एकदम बोला किसान तुमको ही मार देंगे, कर देंगे, मतलब ब्लैकमेल टाइप का कर दिया। तब अमर सिंह लास्ट में आते हैं और अमर सिंह बोलते हैं प्लीज किसान को तंग मत करो, छोड़ दो, बोलो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या हम संधि करें तुम्हारे साथ। यही प्रस्ताव रखा, चूंकि किसान को ही पूरा गला चीपने लगा जा करके कौन, खुर्रम। चूंकि सोचा कि हम तो अमर सिंह से जीत पाएंगे नहीं, इससे अच्छा किसाने को पकड़ के, अलग लेवल का कमजोरी है किसान किसका, अमर सिंह का, तो किसाने को जाकर के इसका फसल तसल को नष्ट करने लगते हैं, किसान मेरे एकदम क्लच में आ जाएगा। फिर अमर सिंह बाद में आया ही, और अमर सिंह बोला ठीक है भाई हम संधि करेंगे, लेकिन मेरे किसान भाई को छोड़ दो। यही प्रस्ताव रखा शाहजहां। और इस संधि को शाहजहां की जो संधि है, यह संधि को शाहजहां एक्सेप्ट भी कर लिया था। और यह संधि कब हुआ था, 1615 ईस्वी में हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच एक संधि हुआ, क्योंकि ये मुगल का जो राजा था शाहजहां, मतलब सेनापति के रूप में जो गया था, यह कुछ अलग लेवल का चाल चला कि फसल वसल को ही बर्बाद करने लगा। कहाँ पर जा करके नष्ट कर दिया था पूरा फसल उसल को ही, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र का जितना फसल उसल था लगा हुआ, सब फसल को उखाड़ने लगा इसका सेना, एकदम उखाड़ के नोच के फेंकने लगा। तब किसान उसान पूरा गौर पकड़ने लगा इसके सेना को। फिर आ जाता है अमर सिंह, बोला भाई क्या हुआ, मेरे क्षेत्र को क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो। तो बोला ठीक है तुमको संधि करना है, तो बोला ठीक है हम संधि करेंगे। ये संधि को एक्सेप्ट कर लिया कौन, शाहजहां एक्सेप्ट कर लिया। कब, 1615 ईस्वी में इधर संधि एक्सेप्ट हो गया मुगल और मेवाड़ के बीच। और ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि संधि हो रहा था, मेवाड़ वाला क्षेत्र का जो मिलन था जहांगीर के समय हो गया, मतलब मेवाड़ वाला क्षेत्र अब किसमें मिल गया, मुगल में। ठीक, राणा के परिवार वाला जो थे, इस संधि के दौरान माना कि हम मुगलों के अधीन तो हैं, और मुगल में को पराजित कर दिया, यही माना, मतलब ऐसा हो गया कि अधीन हो गया। मतलब अमर सिंह बोला ठीक है भाई, तू मेरे किसान विसान को छोड़ दो, है ना, तू मेरे किसान विसान को छोड़ दो, सो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। ये कौन बोला, अमर सिंह बोले, महाराणा प्रताप के बेटा बोले ठीक है, तू मेरे किसान विसान को तो पहले छोड़ दो, इसका फसल उसल मत उखाड़ो भाई, तुमको फसल उखाड़ के क्या मिलने वाला है। और ये जो संधि होता है, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र का मिलन था किससे, मुगल से। ये जो मिलन हुआ जहांगीर के समय हुआ, सब पॉसिबल। राणा के परिवार वाला जितना भी लोग था, राणा के परिवार, इस संधि के दौरान माना कि हम मुगल के अधीन हो चुके हैं। पूरा महाराणा का परिवार यही मान लिया कि भाई
अलग लेवल का संधि हो चुका है और हमको लगता है कि अब हम टोटल किसके अंदर आ चुके हैं, मुगल के ही अंदर आ चुके हैं। अब मुगल के जब अंदर आ गए तो एक तरह से मुगल ही इसको पराजित कर दिया। जिस प्रकार कछवाहा का राजा मुगल से वैवाहिक संबंध बना लिया, बट ये मेवाड़ का जो राजा था ये वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं किया। ये बोला ठीक है हम आपके अंदर आएंगे, लेकिन हम अपने फैमिली की लड़की वड़की आपको नहीं देंगे। आप जो सोचिएगा हम उससे शादी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये सब होने वाला नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप का इज्जत बहुत बड़ा है। महाराणा प्रताप का इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। सब कुछ खो देगा महाराणा प्रताप का खानदान, लेकिन इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाएगा। अपने घर की बेटी को मुस्लिम को कभी नहीं सौंपेगा। ऐसा नहीं समझिए कि गिरा हुआ संस्कार है कछवाहा राजा की तरह, जो अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बेटी आपके परिवार में भेज दिया है। ये हमारे घर का कल्चर नहीं है। ऐसे ही उंगली दिखा के बात किए अमर सिंह और बोले ठीक है हम आपके अंदर हैं, लेकिन हम अपने फैमिली की एक भी बेटी से शादी आपका नहीं करवाएंगे। कोई वैवाहिक संबंध मेरे को मंजूर नहीं है। और संधि के बाद अमर सिंह खुद नहीं जाता है मुगल के दरबार में, वह अपना पुत्र करण सिंह को भेज देता है। बोला कि जाओ जाओ बेटा तुम जाओ, हमको तो जाने में बड़ा शर्म लग रहा है। क्योंकि ये मुगलिया ना बहुत चाल चलता है। या के पहले फसल को नोच करके जो तमाशा किया है ना, अगर छाती में दम होता तो हमसे आकर के डायरेक्ट भिड़ जाता। ये तो दम है नहीं। ये हमको आज अलग लेवल का ब्लैकमेल किया, आज ये हमको पूरा जीवन भर याद रहेगा, है ना। शाहजहाँ का जो अलग लेवल का चाल था कि साला फसले को नोचने लगना, किसान को कष्ट देना, तब हमको जाकर के किसान भाई से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। किसान भाई के लिए हम ये मुल्क को भी छोड़ सकते हैं, इसलिए हम मुगल के अंदर झुक गए। बेटा तुम जाओ। करण का अपने बेटा करण सिंह को कौन बोले, अमर सिंह। क्योंकि अमर सिंह भी अपने पिता श्री महाराणा प्रताप की तरह वीर बहादुर थे। बोले हम मुगल के सामने झुकेंगे नहीं बेटा, तुम जाओ। वहाँ क्या काम धंधा के लिए बुला रहा है, करण सिंह को भेज देता है। और मुगल के दरबार में सेवा सत्कार ये करण सिंह खुद करने लगता है। और वहाँ जहांगीर जो था, जहांगीर के दरबार में रहने लगता है। अच्छा खाना पीना उसको मिलता है, करण सिंह को हर तरह का फैसिलिटी मिलता है। और चूंकि अब मेवाड़ वाला जो क्षेत्र था वो किसके अंदर हो गया, मुगल के अंदर हो जाता है। ठीक, कोई बेटी वेटी नहीं देता है। ये अपना आराम से शांति का जीवन अमर सिंह अपने ही क्षेत्र में व्यतीत करने लगता है। ठीक है शासन अमर सिंह ही करता है, लेकिन अंदर किसके था, सिस्टम के अंदर था, वो मुगल था। ये सिस्टम मुगल के अंदर हो गया था। अमर सिंह आ गया अच्छे से समझ में आपको। चौथा एक चीज जान लीजिए, चित्तौड़ का किला मुगल के पास था। वो संधि के दौरान अमर सिंह को दे दिया था। चित्तौड़ का किला जो है ना, चित्तौड़ का किला मुगल के पास ही था, है ना। संधि बंधी जब हो गया ना अमर सिंह के साथ, तो अमर सिंह को दे दिया। वह बोला किला तुम ले लो अमर सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, किला विला हमको नहीं चाहिए। और इस किला का बंदी जो है, किला दो दे दिया। और ये किला किसके हाथ में चला गया, अमर सिंह के हाथ में करा दिया। बोला लेकिन ये किला का बंदी मत कराना, ठीक है ना। किला ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, किला में तुम रह सकते हो। इस प्रकार से यह बहुत ही सम्मानजनक संधि थी। मुगल का राजपूत के साथ इस प्रकार से यह संधि सफल हो जाती है, ठीक ना। क्योंकि संधि बड़ा अच्छा से किया, मेवाड़ वाला क्षेत्र से ज्यादा मार काट भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अमर सिंह को मार लग गया पूरा, या फिर अमर सिंह धुन के मारा शाहजहां को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ एकदम नॉर्मल था और बिल्कुल नॉर्मल की तरह ये संधि हो गया। बस एक ही चीज लगा कि करण सिंह को सेवा सत्कार के लिए भेज दिया। करण सिंह कौन थे, अमर सिंह का बेटा। और करण सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप का पोता, ठीक ना। तो ये सब मुगल के दरबार में चले आते हैं एकदम आराम से सेवा सत्कार देने के लिए। और चित्तौड़ वाला किला भी अमर सिंह को ही सौंप दिया गया था। बस एक ही चीज बोला गया था कि किला को बंदी मत कराना, ये चीज हमको ठीक नहीं लगता। ऐसा नहीं कि किला को घेरा उड़ा के ताला उला मार देना, किला तुम देखभाल करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सम्मानजनक संधि हुआ था दोनों के बीच में। और मुगल जो था राजपूत के साथ इस प्रकार यह संधि सफल हो जाती थी कि मेवाड़ वाला क्षेत्र भी मुगल को प्राप्त हो गया। और पूरा भारत पे मुगलई शासन हो गया, पूरा भारत पे। ये मेवाड़ वाला क्षेत्र जो अकबर के टाइम बचा हुआ था, अब ये भी शाहजहां इस अपने में मिला लिया। अब मिला लिया शाहजहां, तो ये कहीं ना कहीं जीत तो जहांगीर के टाइम में हासिल हुआ था। तो जहांगीर का ये श्रेय पूरा जाता है कि भाई जहांगीर ने जीत लिया, जीत लिया मेवाड़ को, पूरा साम्राज्य में हल्ला हो गया
कि सलीम जहांगीर की जय हो, सलीम जहांगीर जिंदाबाद, इस तरह का नारा पूरे साम्राज्य में लगने लगा। और सलीम इसी खुशी में फिर विवाह का वक्त आता है, तो सलीम जी जहांगीर का एक और विवाह होता है खुशी के मारे, 1611 ईस्वी में होता है नूरजहां से। और ये नूरजहां कौन थी, आपके मन में बार बार घूम रहा होगा, ये नूरजहां कहाँ से टपक गई भाई। तो नूरजहां का एक्चुअली जो नाम है ना, वह मेहरुनिशा था। वह पहले से विवाह कर रखी थी किसी से, ठीक, और वह विधवा थी। लेकिन उसके जो पति थे वह मर चुके थे। मेहरुनिशा की, ये नूरजहां की, देखने में काफी ही खूबसूरत थी। और इसका शादी जो है वह जहांगीर से ही होता है। ऑलरेडी ये विवाह 1594 ईस्वी में ही कर रखी थी, ठीक ना। 1594 में ही, मतलब 94 में ही विवाह की थी। और किससे की थी ये भी हम बता देते हैं। अली कुली बिन से हुआ था इनका विवाह। जो मेहरुनिसा है उसके पहले पति का नाम है अली कुली बिन, उसी से इसका शादी हुआ था। कब? 1594 ईस्वी में। बड़ा अच्छा से इन लोगों का विवाह हुआ था। ये मुगल के ही अधीन था। वो जो अली कुली बिन है ना, ये मुगल के ही अधीन था, मतलब मुगल के ही अंदर काम वाम करता था इसका हस्बैंड। मेहरुनिशा का जो अली कुली बिन था वो मुगल के ही अंदर काम वाम करता था। और 1594 में विवाह हुआ। और फिर किसी कारण बस अली कुली बिन की मृत्यु हो जाती है। और 1611 ईस्वी में फिर से मेहरुनिसा का विवाह सलीम जहांगीर के साथ होता है, ठीक। और जब अली कुली के साथ शादी हुआ था, अली कुली बिन के साथ, तो उससे एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और चूंकि 94 में ही शादी हुआ था, तो लाडली का भी एज लगभग काफी हो गया था। लगभग समझ लीजिए कि मोटा मोटी 15-16 साल की लड़की थी लाडली। वो भी बड़ी हो चुकी थी, और फिर भी उसकी माँ शादी कर ली, किससे? सलीम जहांगीर से। अली कुली बिन एक एक बार शेर की हत्या कर दिया था। तो जब शेर का हत्या अली कुली बिन कर दिया था ना, तो जहांगीर उसे शेर अफगान की उपाधि भी दिया था। बोला भाई साहब, तुम तो मेरे अंदर काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा बात है। तुमने शेर का हत्या किया, ये मेरे प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया, तो तुमको हम एक उपाधि देते हैं। बोला क्या राजा साहब, कौन सा उपाधि दीजिएगा मेरे को? तो बोला हम तुमको शेर अफगान के नाम से पुकारेंगे। तो शेर अफगान का उपाधि दे दिया। और जहांगीर को यह पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी मेहरुनिसा काफी सुंदर है, क्योंकि ये लड़का तो जहांगीर के दरबार में काम करता था, छोटा मोटा नौकरी में था। और सबकी पत्नी को हुलकते जहांगीर नहीं है ना चलेगा घरे घर कि किसकी पत्नी कैसी लगती है नहीं लगती है। तो मेहरुनिसा में भी उन्हीं पुलिस में से एक की वाइफ थी, ये बात सही है। इसको पहले की कहानी बता रहे हैं, जब इसको शेर अफगान के नाम से पुकारा गया, उपाधि दे दिया था। बड़ा अच्छा लगा इसको, अली कुली बिन को। वाह, हमको तो जहांगीर शेर अफगान का उपाधि दिए हैं, जो कि प्रतिष्ठा बढ़ाता है अली कुली बिन का। और जहांगीर को ये पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी एक मेहरुनिसा है, जो कि काफी सुंदर है। लेकिन फर्स्ट टाइम विधवा मेहरुनिसा को नवरोज त्योहार के अवसर पे देख लिया। कौन? सलीम जहांगीर नजर चला गया। बोला भाई साहब, ये तो देखने में काफी खूबसूरत है, और ये कौन है पता करो। अपने सेना वेना को बोलने लगा, कौन? ये सलीम जहांगीर, क्योंकि नवरोज का जो त्योहार चल रहा था उसी के अवसर पे देखा था फर्स्ट टाइम। और उस एक तरह से समझ लिए कि जब फर्स्ट टाइम नवरोज ना, ये हैप्पी न्यू ईयर टाइप का एक त्यौहार होता है, जैसे 1 जनवरी हम लोग मनाते हैं ना, वैसे ही पहले नवरोज त्यौहार होता था। तो इसी के अवसर पे देखा और फिदा हो गया वो लड़की पे। बोला ये कौन है, ये सिंदूर भी नहीं कर रखी है, और देखने में बड़ा खूबसूरत लग रही है। क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी, अब सिंदूर क्या करेगी। तो एक तरह से समझिए कि अब उसे शादी करने का ही मन बना लिया, फिदा ही हो गया था। कौन? सलीम जहांगीर। और पूरा शादी करने का ही मन बनाया, बोला हमको इस करना है तो इससे विवाह करना है, अपनी पांचवा पांचवा विवाह इसी से करना है। और विवाह का आशा अपने मन में बसा लिया। और इसी प्रकार विधवा नूरजहां से उसका विवाह हो जाता है। चूंकि राजा विवाह करना चाहेगा वो भी उस विधवा से, तो कोई बड़ा बात नहीं है। वो इवन इतना पावरफुल होता था राजा की कुमार लड़की से 5वां क्या 10वां विवाह भी कर सकता था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। उसका सपना तो सिर्फ उस मेहरुनिसा पे था, जो खुद पहले से उसके हस्बैंड नहीं थे, तो उससे विवाह करना वो चाह रहा था। इस प्रकार विधवा नूरजहां से उसका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद नूरजहां के जितने रिलेटिव मेंबर थे
उनको दरबार में ऊँचे-ऊँचे पद मिल गया। अब सोचिए क्या किस्मत है नूरजहाँ का। नूरजहाँ का भाई, नूरजहाँ के पापा, नूरजहाँ के अंकल, नूरजहाँ का भाई, मेहरुन्निसा के पूरा खानदान को ये सलीम जहांगीर अपने दरबार में रख लिया। समझ रहे हैं ना? अरे सोचिए ना, राजा से शादी हुआ है किसका? नूरजहाँ का, एक नॉर्मल। अभी ही सोचिए ना कि मान लीजिए सपोज डेट, अभी हम लोगों का राजा कौन है? मान लीजिए सपोज करते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली का है, ठीक? अब अरविंद केजरीवाल किसी एक लड़की से शादी कर लेता है, तो भाई इतना बड़ा मुख्यमंत्री है दिल्ली का, तो वो चाहेगा तो कितना को मतलब जिससे शादी किया है उसका पूरा फैमिली को जॉब दे सकता है, उसके हाथ में इतना पावर है। या मान लीजिए लालू यादव ही किसी से शादी कर लिया, है ना? तो वो चाहेगा तो नहीं रखा सकता है जॉब पे, बड़े-बड़े पद दे सकता है अपने अंदर, किसी को डीएम, एसपी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है झोल-झाल काम करके। उसी प्रकार से ये भी था। उतना तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था भी नहीं, तो काम-वाम लगाना, ऊँचा पद पे भेजना बड़ा आसान था। उतना सब कुछ राजा ही सबका मालिक होता था। राजा बोले दिन तो दिन, राजा बोले रात तो रात। तो जब विधवा नूरजहाँ से शादी किया तो उसका पूरा खानदाने को, लगभग जितना भी रिलेटिव मेंबर था, सबको अपने दरबार में एकदम बढ़िया से रूम-वूम दे दिया रहने के लिए, और सबको ऊँचा-ऊँचा पद दे दिया और सबको एक अच्छा खासा दरमाहा देने लगा। पूरा नेहरू-निशा एकदम गरीबे फैमिली से थी, बहुत अमीर नहीं थी, और उसका पूरा फैमिली को अपने अंदर रख लिया। अब दरबार में 2 गुट बँट गया। एक नूरजहाँ का सपोर्टर, बहुत लोग नूरजहाँ को सपोर्ट भी करते थे, और दूसरा देखिए एक नूरजहाँ का क्या बन गया? सपोर्टर। और एक जो पुराने जहांगीर के दरबारी लोग थे, वो लोग जहांगीर वगैरह को ही सुनते थे। जब मेहरुन्निसा से जहांगीर का विवाह हो गया, मतलब जब शादी-वादी कर लिया, तो उसे नूर महल की उपाधि दे दी गई। किसको? मेहरुन्निसा को। नूर महल, बड़ा बोला कि मतलब ये इतना सुंदर है ये मेहरुन्निसा, इसको नूर महल की उपाधि दे दिया जाए। अब महल मतलब, अब को थोड़ा डिटेल में और बताते हैं। ये जो नूर महल है, नूर महल जो है, नूर महल का मतलब महल की रोशनी। क्या होता है? महल की रोशनी। फिर बाद में नाम दे दिया गया नूरजहाँ। क्या दे दिया गया? नूरजहाँ। किसका नाम दे दिया गया? उसी मेहरुन्निसा का। पहले इसका नाम क्या दिया गया? नूर महल। नूर महल देते-देते फिर नाम बदल के नूरजहाँ कर दिया गया, है ना? तो नूरजहाँ, सारे जहाँ की रोशनी। बोलता था आप इतना सुंदर लगते हो मेहरुन्निसा को, कि आप सारे जहाँ की क्या हो? रोशनी हो। ये राजा उसको हमेशा कह के पुकारते थे। कौन? सलीम जहांगीर। कि आप इतना गोरी नारी हो और फिर कितना सुंदर हो कि आप सारे जहाँ को रोशनी से चकाचौंध कर दोगे। इसको नूरजहाँ कह के पुकारने लगा। नूरजहाँ का ही मतलब होता है सारे जहाँ की रोशनी, और पूरे जहाँ में सबसे सुंदर। अब नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया गुट, जो भी ग्रुप था, गुट का मतलब क्या होता है? ग्रुप। इसमें नूरजहाँ के पिता पिता लोग भी थे, है ना? ये थोड़ा-सा ना, 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल इश्यू ना हो पर हम जस्ट एक नेक्स्ट वीडियो देते हैं, रुकिए। इसी में ऐड ऑन कर देंगे या फिर एकदम अलग नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। उसके पिता से कहानी आगे जारी रहेगा। आप ये वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए अभी, 1 मिनट रुकिए।